के एक हार्डकोर गेमर से शुरू होती है, जिसने अभी अभी एक ऐसा गेम पूरा किया है जिसे जीतने में उसे पूरे 3 साल लग गए। इसे खत्म करने के बाद वह अपनी सीट पर पीछे झुक जाता है, यह सोचते हुए कि गेम कितना बोरिंग और बेकार निकला। भले ही इसमें इतना समय लगा, लेकिन इसने उसे कभी चुनौती नहीं दी। केनिशी असल में एक ऐसा गेम चाहता है जो उसे बहुत मुश्किल लगे, कुछ इतना मुश्किल कि इसे जीतने में कम से कम 10 साल लग जाएं, न कि ऐसा कुछ जिसे वह सिर्फ सब्र रखकर पार कर सके। इस सोच के साथ केनिशी तुरंत अपना अगला गेम ढूंढना शुरू कर देता है। वह अलग अलग टाइटल देखता है, रिव्यू पढ़ता है और रिकमेंडेशन चेक करता है, लेकिन उसे कुछ भी दिलचस्प नहीं लगता। अचानक उसकी स्क्रीन में गड़बड़ होने लगती है और वह टिमटिमाने लगता है। उसके मॉनिटर पर एक अजीब टेक्स्ट आता है जो उसे एक ऐसा गेम दिखाता है जो कभी खत्म नहीं होता, जादू से भरी एक फैंटेसी दुनिया में सेट। केनिशी की आंखें एक्साइटमेंट से चौड़ी हो जाती हैं। उसने कभी ऐसे गेम के बारे में नहीं सुना था जो कभी खत्म न हो, और बस इस आइडिया से ही उसका खून खौल उठता है। वह बिना सोचे समझे उस पर क्लिक कर देता है। फिर उससे एक डिफिकल्टी लेवल चुनने को कहा जाता है। ऑप्शन आसान से मुश्किल होते जाते हैं, जो उसे स्टैंडर्ड और बोरिंग लगता है। लेकिन जैसे ही वह और नीचे स्क्रॉल करता है, उसे नीचे हेल मोड नाम का एक एक्स्ट्रा ऑप्शन दिखता है। उसने पहले कभी किसी गेम में ऐसा कुछ नहीं देखा था। उसका एक्साइटमेंट आसमान छू जाता है जब उसे एहसास होता है कि शायद यही वह चैलेंज है जिसका वह पीछा कर रहा था। बिना कुछ सोचे वह हेल मोड चुन लेता है। इसके बाद वह समनर क्लास चुनता है और स्टार्ट बटन दबाता है। जैसे ही वह ऐसा करता है, कुछ अजीब होता है। उसकी स्क्रीन तेजी से चमकती है और इससे पहले कि वह कुछ कर पाता, वह सीधे अपनी कंप्यूटर स्क्रीन में खिंच जाता है। अगली चीज जो उसे पता चलती है वह यह कि वह एक बिल्कुल अलग दुनिया में एक नए जन्मे बच्चे के रूप में जागता है, रोते हुए एक गरीब सर्फ परिवार में जाता है। उसके जन्म के ठीक बाद एक आदमी उसे धीरे से उठाता है और उसका एक नाम रखता है। वह नाम है एलन। हैरानी की बात है कि एलन को अपनी हालत से बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़ता। अपनी पिछली जिंदगी में वह 35 साल का कंगाल गेमर था जो एक बेकार नौकरी में फंसा हुआ था जिसका कोई भविष्य नहीं था। उसके मुकाबले यह नई जिंदगी एक नई शुरुआत जैसी लगती है। दोबारा जन्म लेने से उसे एक बेहतर और ज्यादा खुशहाल जिंदगी जीने का दूसरा मौका मिलता है। अभी एलन सिर्फ 1 साल का है, इसलिए उसके लिए बोलना अभी मुमकिन नहीं है, लेकिन उसका दिमाग बिल्कुल ठीक काम करता है। वह साफ सोच सकता है, अपने आसपास हो रही बातचीत को समझ सकता है और हर चीज को पूरी अवेयरनेस के साथ देख सकता है। उसे यह भी पता चलता है कि इस दुनिया में लोग जापानी भाषा बोलते हैं, जिससे यह यहाँ की आम भाषा बन जाती है। एलन और उसका परिवार एक बॉर्डर वाले गांव में रहते हैं, जहां बसने वाले जमीन पर काम करने के अधिकार के बदले में एक लोकल लॉर्ड को टैक्स देते हैं। गांव अभी भी इतना नया और अनडेवलप्ड है कि उसका अभी तक कोई नाम भी नहीं है। एलन के पिता का नाम रोडेन है, जो एक मेहनती और लगन वाला आदमी है। उसके दिखने और काम करने के तरीके के आधार पर एलन का अंदाजा है कि रेन की उम्र लगभग 20 साल है। उसकी मां का नाम थेरा है और एलन का अंदाजा है कि वह शायद अपनी टीनेज के आखिर में होगी। यह देखकर कि उसके माता पिता कितने करीब और प्यार करने वाले हैं, एलन को पूरा यकीन है कि भाई बहनों के आने में बस कुछ ही समय लगेगा। उस रात बाद में एलन को सुलाने के बाद वह चुपचाप लेटा रहता है, गहरी सोच में डूबा रहता है। उसे अचानक याद आता है कि इस दुनिया में उसे एक समनर माना जाता है। अपनी काबिलियत देखने के लिए उत्सुक, वह अपने स्टेट्स चेक करने के लिए एक स्टेटस विंडो खोलने की कोशिश करता है। लेकिन एक रेगुलर विंडो दिखने के बजाय एक बड़ी किताब अचानक दिखाई देती है और उसके ऊपर हवा में तैरने लगती है। एलन उसे अचानक देखकर चौंक जाता है, उसकी चीख तुरंत उसके माता पिता का ध्यान खींचती है। यह महसूस करते हुए कि यह बुरा है, एलन घबरा जाता है और जल्दी से तैरती हुई किताब को गायब कर देता है, इससे पहले कि वे उसे देख पाते। उसके माता पिता उसे देखने के लिए दौड़ते हैं, लेकिन क्योंकि कुछ भी गलत नहीं लगता, उन्हें लगता है कि वह बस नींद में शोर कर रहा था। यह सोचकर कि चिंता की कोई बात नहीं है, वे चुपचाप कमरे से बाहर निकल जाते हैं। उनके जाने के बाद एलन ध्यान से किताब को वापस बाहर निकालता है। उसे जल्दी ही पता चलता है कि फ्लोटिंग बुक असल में एक ग्रिमोयर है, जिसमें उसके स्टैट्स और एबिलिटीज के बारे में सारी जानकारी है। जैसे जैसे वह इसे पढ़ता है, उसे कन्फर्म होता है कि वह सच में एक समनर है जो गेम में उसके चुने हुए क्लास से मैच करता है। बुक बताती है कि वह जीवों को बुला सकता है, लेकिन अपनी कम उम्र की वजह से वह अभी सिर्फ कीड़ों और जानवरों को ही बुला सकता है।
इस रोक के बावजूद एलन बहुत एक्साइटेड महसूस करता है। वह तुरंत कुछ बुलाना चाहता है, इसलिए वह एक कीड़े को बुलाने की कोशिश करता है, लेकिन वह कितनी भी कोशिश करे कुछ नहीं होता। बार बार फेल होने के बाद एलन खुद को शांत करता है और सोचता है। उसे ग्रिमोयर में लिस्टेड एक और स्किल याद आती है और वह अपनी क्रिएट स्किल इस्तेमाल करने का फैसला करता है। जब वह इसे एक्टिवेट करता है तो आखिरकार कुछ काम करता है। एक कीड़े के लिए क्राफ्टिंग कार्ड उसके ठीक सामने आ जाता है। यह देखकर एलन समझ जाता है कि उसे असल में बुलाने से पहले उसे पहले जीव बनाना होगा। अब जब उसके पास क्राफ्टिंग कार्ड तैयार है तो वह कीड़े को ठीक से बुलाने की तैयारी करता है। लेकिन जैसे ही वह ऐसा करने वाला होता है, उसकी माँ उसे देखने के लिए अंदर आ जाती है। एलन तुरंत रिएक्ट करता है, लेट जाता है और सोने का नाटक करता है। अपनी माँ के जाने के बाद भी वह नोटिस करता है कि वह अचानक थक गया है। उसकी पलकें भारी लग रही हैं और उसे एहसास होता है कि जागते रहने की कोशिश करना बेकार है। आराम करना ज्यादा समझदारी भरा फैसला है, यह सोचकर वह सो जाता है और सुबह फिर से बुलाने की कोशिश करने का प्लान बनाता है। अगली सुबह जब उसके माता पिता नहीं देख रहे होते हैं तो एलन ध्यान से अपना ग्रिमोयर फिर से खोलता है। इस बार वह बुलाने में कामयाब हो जाता है। एक पल में एक बहुत बड़ा टिड्डा दिखाई देता है और सीधे उसके चेहरे पर कूद जाता है। एलन घबरा जाता है, लेकिन जल्दी से खुद को संभाल लेता है और उसे कमांड देने की कोशिश करता है, उसे अपनी बात सुनने के लिए कहता है। बदकिस्मती से टिड्डे को बात मानने में कोई दिलचस्पी नहीं होती और वह बस अपनी मनमानी करता हुआ उछलता रहता है। हैरान होकर एलन कुछ जवाब खोजने की उम्मीद में फिर से ग्रिमोयर चेक करता है। उसे किताब के अंदर टिड्डे के स्टेट्स रिकॉर्ड मिलते हैं। ग्रिमोयर उसे यह भी बताता है कि उसे अपने बुलाए गए जीव को एक नाम देना होगा। थोड़ा सोचने के बाद एलन तय करता है कि डेना टिड्डे के लिए एक सही नाम है। फिर वह अपने स्टेट्स चेक करता है और नोटिस करता है कि डेना को बुलाने से असल में उसकी एबिलिटीज बढ़ गई हैं। लेकिन इससे पहले कि वह उस पल का मजा ले पाता, उसकी माँ अचानक कमरे में आ जाती है। और क्योंकि वह कीड़ों से बहुत डरती है, वह बिना सोचे समझे रिएक्ट करती है और टिड्डे को वहीं कुचल देती है। बस ऐसे ही डेना चली जाती है। कुछ और दिनों तक अपनी स्किल्स के साथ एक्सपेरिमेंट करने और अलग अलग चीजों को टेस्ट करने के बाद एलन आखिरकार एक और जीव को बुलाने में कामयाब हो जाता है। इस बार यह एक छोटा चूहा है जिसे वह मूसी कहने का फैसला करता है। बदकिस्मती से मूसी भी डेन जितना ही बेवकूफ निकलता है। वह ऑर्डर नहीं मानता और ज्यादातर वही करता है जो उसका मन करता है। हालांकि डेना के विपरीत मूसी के पास स्करी नाम की एक काम की क्षमता है जो उसे कमरे में बहुत तेज गति से घूमने देती है। हालांकि मूसी अभी भी बहुत आज्ञाकारी नहीं है, लेकिन वह कम से कम स्करी का उपयोग तब करेगा जब एलन उसे करने के लिए कहेगा, जिससे एलन को प्रगति का थोड़ा आभास होता है। एलन उस दिन का बाकी समय ध्यान से अपने ग्रिमोयर को पढ़ने में बिताता है। वह हर पृष्ठ को बार बार पढ़ता है, यह पता लगाने की कोशिश करता है कि समनिंग वास्तव में कैसे काम करती है और उसे मजबूत राक्षसों को बुलाने के लिए क्या करना होगा जो वास्तव में आदेशों का पालन करेंगे। वह विभिन्न तरीकों, संभावित स्थितियों और कौशल संयोजनों पर विचार करता है। लेकिन वह कितना भी अध्ययन करे, उसे कोई ठोस जवाब नहीं मिल पाता है। अंत में उसकी सारी कोशिश कहीं नहीं ले जाती है और वह थोड़ा निराश महसूस करता है। उस दोपहर एलन के पिता रडेन आखिरकार घर आते हैं। उनके कपड़े खून से सने हुए हैं, जिससे यह साफ है कि वह अभी अभी एक खतरनाक शिकार से लौटे हैं। रडेन गर्व से एलन को बताता है कि उसने एक बहुत बड़ा सूअर मारा था। वह आगे बताता है कि वह जीव कितना बड़ा और डरावना था और फिर एलन से पूछता है कि क्या वह उसे देखने आना चाहेगा। यह सुनकर एलन बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो जाता है। यह इस दुनिया में उसका देखा गया पहला असली मॉन्स्टर होगा। अपने बेटे को कितना खुश देखकर रडेन उसे साथ लाने का फैसला करता है। यह एलन का घर से बाहर निकलने का पहला मौका है, इसलिए सब कुछ एक्साइटिंग और नया लगता है। उस पल उसके पिता अल्बाहन नाम के पक्षियों के झुंड की ओर इशारा करते हैं। इस मौसम में वे एक साथ उत्तर की ओर उड़ते हैं, जो पतझड़ की शुरुआत का निशान है। रडेन फिर एलन को बताता है कि उसने असल में उसका नाम अल्बाहन के नाम पर रखा था। लगभग 10 मिनट चलने के बाद वे उस जगह पर पहुंचते हैं जहां सूअर को काटा जा रहा था। कई लोग पहले से ही वहां मॉन्स्टर को प्रोसेस करने के लिए एक साथ काम कर रहे हैं। पहले तो एलन उसे पास से देखकर एक्साइटेड हो जाता है, लेकिन जितना ज्यादा वह उसे देखता है,
वह एक्साइटमेंट धीरे धीरे डर में बदल जाता है। अपने सामने इतना बड़ा और ताकतवर मॉन्स्टर देखकर उसे एहसास होता है कि यह दुनिया असल में कितनी खतरनाक है। एलन जानता है कि अगर उसे अभी कभी ऐसी किसी चीज का सामना करना पड़ा तो उसके पास कोई चांस नहीं होगा। थोड़ी देर बाद उनका एक पड़ोसी, जेरा नाम का आदमी, रडेन के पास आता है और उसे सुअर को मारने के लिए बधाई देता है। इसके तुरंत बाद आसपास के दूसरे गांव वाले भी खुशी से चिल्लाने लगते हैं। वे सभी जानते हैं कि इस तरह सुअर को मारना कोई आसान काम नहीं है और यह एक बड़ी कामयाबी है। फिर रडेन एलन को जेरा से ठीक से मिलवाता है। जेरा पूरी तरह से हैरान रह जाता है जब वह देखता है कि एलन कितना पोलाइट और अच्छा बर्ताव करता है, खासकर 1 साल के बच्चे के लिए। इसे एक तरफ रखते हुए एलन जेरा से पूछता है कि सुअर असल में कितना ताकतवर होता है। जेरा बताता है कि बूर नेचुरली रैंक मॉन्स्टर होते हैं और उनमें से सिर्फ एक को गिराने के लिए आमतौर पर लगभग 20 लोगों को मिलकर काम करना पड़ता है। यह सुनकर एलन चुपचाप उस जानकारी को अपने दिमाग में स्टोर कर लेता है। उसे एहसास होता है कि इससे उसे इस दुनिया में मौजूद ताकत और आगे चलकर उसे किन चीजों से निपटना पड़ सकता है, इसका एक काम का बेंचमार्क मिल जाता है। लगभग 10 महीने बाद एलन को कुछ मजेदार खबर मिलती है। उसे पता चलता है कि वह आखिरकार एक समनर के तौर पर लेवल 2 पर पहुंच गया है। इस लेवल अप से वह जी रैंक के क्रीचर कार्ड बना सकता है, जो उसके लिए एक बड़ा कदम है। इसके अलावा उसे एक बिल्कुल नई स्किल मिलती है जिससे वह अपने समन क्रीचर को एक साथ फ्यूज कर सकता है। सबसे अच्छी बात यह है कि उसकी इन्वेंट्री स्पेस दोगुनी हो जाती है। इसका मतलब है कि अब वह पहले से दोगुने बफ रख सकता है, जिससे उसकी ओवरऑल क्षमता बहुत बढ़ जाती है। उस रात डिनर खत्म करने के बाद एलन अपने नए लेवल, नई स्किल और बढ़ी हुई इन्वेंट्री से पहले से कहीं ज्यादा जोश में महसूस करता है। वह पहली बार अपनी फ्यूजन टेक्निक को टेस्ट करने के लिए बेसब्री से तैयार हो जाता है। लेकिन एलन को जल्द ही निराशा होती है जब उसे पता चलता है कि फ्यूजन टेक्निक अभी भी उसके कार्ड्स पर काम नहीं करेगी। उसका एमपी पूरी तरह से फुल होने के बाद भी, चाहे वह कितनी भी कोशिश करे या स्टेप्स को कितनी भी बारीकी से फॉलो करे, फ्यूजन एक्टिवेट होने से मना कर देता है। इससे वह निराश हो जाता है, लेकिन वह मान लेता है कि वह अभी बहुत छोटा है और अभी काफी मजबूत नहीं है। समय बीतता जाता है और जब तक एलन 3 साल का होता है, तब तक वह एक समनर के तौर पर साफ और दिखने वाली प्रोग्रेस कर चुका होता है। कई कोशिशों और बहुत सारी प्रैक्टिस के बाद वह आखिरकार अपने कई कार्ड्स पर अपनी फ्यूजन टेक्निक इस्तेमाल करने में कामयाब हो जाता है। इस प्रोसेस से वह एक बर्ड कार्ड बना लेता है और जिस बर्ड को वह उससे समन करता है उसका नाम चैपी है। चैपी के पास वॉइस मिमिक्री नाम की एक खास एबिलिटी है जिससे वह एलन की कही किसी भी बात को एकदम सही कॉपी कर सकता है। जब एलन चैपी को अपनी बातें दोहराते हुए सुनता है तो उसे तुरंत समझ आ जाता है कि यह एबिलिटी कितनी कीमती हो सकती है। वह दुश्मनों को कंफ्यूज करने, मॉन्स्टर्स को जाल में फंसाने या लड़ाई के दौरान ध्यान भटकाने के लिए इसका इस्तेमाल करने की कल्पना करता है। जब एलन ने अब तक जो कुछ भी सीखा है उसे देखता है तो उसे लगता है कि यह दुनिया कितनी गहरी और मुश्किल है। वह सच में खुद से मानता है कि यह दुनिया हार्डकोर गेमिंग के पीक जैसी लगती है जो उसने अपनी पिछली जिंदगी में कभी महसूस नहीं की थी। दोपहर के 3 बजते एलन का एक दोस्त, क्रिना नाम की लड़की, खेलने के लिए आती है। हमेशा की तरह वे लकड़ी की डंडियों से नाइट्स और तलवारबाजी खेलना शुरू कर देते हैं। पहले तो एलन उसे कम आंकता है, यह सोचकर कि जीतना आसान होगा। लेकिन उसे हैरानी होती है कि क्रिना उसकी उम्मीद से कहीं ज्यादा तेज और फुर्तीली है। वह तेजी से चलती है, उसके हमलों से बचती है और उसके रिएक्ट करने से पहले ही पलटवार करती है। एलन उसकी रफ्तार के साथ चलने के लिए संघर्ष करता है और इससे पहले कि उसे पता चले वह हार जाता है। दिन के आखिर तक एलन पूरी तरह थक जाता है और करीना से बुरी तरह पिट जाता है। उसके शरीर में दर्द होता है और उसके घमंड को ठेस पहुंचती है। लेकिन निराश होने के बजाय वह चुपचाप खुद से वादा करता है कि अगली लड़ाई से पहले वह और मजबूत हो जाएगा। उस रात परिवार के साथ कुछ बड़ी जानकारी शेयर की जाती है। थेजा बताती है कि वह प्रेग्नेंट है। यह सुनकर एलन अपने पिता से कहता है कि वह आलू की कटाई में मदद करना चाहता है क्योंकि उसकी मां अब उतना काम नहीं कर पाएगी। अंदर ही अंदर एलन जानता है कि वह मेहनत का काम ठीक से कर लेगा क्योंकि उसमें पहले से ही एक बड़े आदमी जैसा स्टैमिना है। हालांकि उसके माता पिता यह नहीं जानते।
वे उसे प्यार से बताते हैं कि उसकी उम्र के बच्चे को काम नहीं करना चाहिए और उसे खेलने और मजे करने पर ध्यान देना चाहिए। वे उसे क्रिना के साथ घूमते रहने के लिए हिम्मत देते हैं, क्योंकि उन्होंने देखा है कि जब वे साथ में रातें खेलते हैं तो वह कितना खुश दिखता है। वे यह भी बताते हैं कि वे एलन की अप्रेजल सेरेमनी का बहुत इंतजार कर रहे हैं। एलन को कोई अंदाजा नहीं है कि वह क्या है, तो वे समझाते हैं कि जब वह 5 साल का हो जाएगा तो एक पवित्र समारोह होगा जिससे यह तय होगा कि उसमें किस तरह का टैलेंट है। उन्हें सच में उम्मीद है कि एलन को एक अच्छा टैलेंट मिलेगा जिससे आखिरकार उनका परिवार सर्फिंग की जिंदगी से आजाद हो सके। कुछ महीने बाद सर्दियों के मौसम में एलन गलती से डाना को दूर रखना भूल जाता है। इस वजह से उसकी मां को अचानक वह कीड़ा दिख जाता है। डरकर वह फिसलकर जमीन पर गिर जाता है। जब रोडेन उसे देखने के लिए दौड़ता है तो वह उसे बताती है कि उसका पानी टूट गया है और बच्चा आने वाला है। करीना उस समय पास में ही थी। रोडेन जल्दी से करीना से अपने माता पिता को बुलाने के लिए कहता है, क्योंकि उन्हें बच्चों को जन्म देने का अनुभव है। थोड़ी देर बाद ज़ारा और उसकी पत्नी मटिल्डा थेरा की मदद करने के लिए आते हैं। मटिल्डा तुरंत जिम्मेदारी संभालती है और बच्चे को जन्म देने की तैयारी करती है। वह तुरंत सभी आदमियों को घर से बाहर जाने के लिए कहती है, यह कहते हुए कि उसे अपना काम करने के लिए प्राइवेसी चाहिए। लंबी रात बीत जाती है और अगली सुबह लड़के बच्चे के रोने की आवाज से जाग जाते हैं। वे दौड़कर जाते हैं और देखते हैं कि बच्चा सिर्फ तरीके से पैदा हो गया है। थेजा रोडेन से बच्चे का नाम रखने के लिए कहती है। ज्यादा सोचे बिना रोडेन उसका नाम मेश रखने का फैसला करता है। थेजा को तुरंत नाम पसंद आ जाता है, लेकिन एक पल सोचने के बाद उसे लगता है कि क्या यह नाम किसी मॉन्स्टर से आया है। रोडेन मानता है कि ऐसा ही है, लेकिन थेजा इस बात से इनकार नहीं कर सकती कि यह अच्छा लगता है। वह हंसने लगती है और बाकी सब भी हंसने लगते हैं। जब वे साथ में हंसते हैं तो एलन चुपचाप उन्हें देखता है, हर चीज के बारे में सोचता है। एलन को एहसास होता है कि वह कभी सच में समझ ही नहीं पाया कि आखिर उसका पुनर्जन्म क्यों हुआ था। खराब बैलेंस वाला हार्डकोर गेम खेलने की अपनी बेताब इच्छा के अलावा उसे याद आता है कि उसकी पुरानी जिंदगी इतनी दुखी और बेकार लगती थी, और उसे एहसास होता है कि उसे इसे पीछे छोड़कर कोई दिक्कत नहीं है। इस नई दुनिया में वह आजाद, बिना रोक-टोक और संभावनाओं से भरा हुआ महसूस करता है। किसी भी चीज से ज्यादा वह जानता है कि यह नया परिवार उसकी नई जिंदगी का सबसे अच्छा हिस्सा है। उसे अभी पक्का नहीं है कि वह यह कैसे करेगा, लेकिन एलन खुद से एक चुपचाप वादा करता है। चाहे कुछ भी हो जाए, वह अपने परिवार को सर्फिंग की मुश्किल जिंदगी से आजाद करा देगा। यह पहला एपिसोड था। पक्का करें कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप अगला पार्ट मिस न करें। अगले एपिसोड में मिलते हैं।